1981 के संशोधनात्मक अधिनियम का बात करें तो इस अधिनियम का सबसे पहला चीज कि इस अधिनियम का आवश्यकता क्या था। तो इस अधिनियम का आवश्यकता इसलिए था कि 1773 के अधिनियम में जो त्रुटि था या ये कहें कि 1773 के अधिनियम में जो दोष था उस दोष को दूर करना था हमको, ठीक है ना। और 1773 के अधिनियम के दोष को दूर करने के लिए ही 1781 का संशोधनात्मक कानून पारित किया गया था, ठीक है ना। इसको हम बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब सबसे पहला चीज तो ये इसमें प्रोविजन क्या क्या था। तो सबसे पहला प्रोविजन ये था कि 1773 का जब अधिनियम बना था हमारा, उस अधिनियम के तहत हम पहले ही बताए कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। और 1773 के अधिनियम के तहत अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल और उसका जो परिषद था, ठीक है ना, ये भी कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण के अधीन था। और सबसे बड़ा चीज तो ये कि जब हर चीज के लिए अगर हम गवर्नर जनरल को अगर सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दें, नेचुरल है कि कार्य में विलंब होगा। तो 1781 का जो संशोधनात्मक अधिनियम है हमारा, इस अधिनियम के जरिए सबसे पहला चीज क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल और जो उसका परिषद था, इसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, ठीक है ना, पहला चीज। दूसरा चीज अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि कलकत्ता का कोई भी प्रजा, चाहे भारतीय हो चाहे अंग्रेज, इसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिया गया। तीसरा चीज अगर हम बात करें जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी का या बंबई प्रेसिडेंसी का, तो 1773 में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन इस कानून को व्यवस्थित ढंग से परिभाषित नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो कानून बनाने का अधिकार क्या होगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, ठीक है ना, इसको परिभाषित किया गया यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अब अगर हम सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये कहना चाहे तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो प्रांतीय न्यायालय होता है हमारा, उस प्रांतीय न्यायालय के निर्णय पर अपील कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता था, बल्कि इस प्रांतीय न्यायालय के निर्णय पर जो अपील होना था, अब कहां होना था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। मतलब ये कह लीजिए कि भाई एक तरह से जो न्यायिक व्यवस्था है हमारा, उस न्यायिक व्यवस्था को समानार्थी बना दिया गया, मतलब दो तरह से बराबर कर दिया गया उसको। अगर हम 1773 के अधिनियम का बात करें तो 1773 का अधिनियम हमारा पहला अधिनियम था जो ब्रिटिश संसद के द्वारा इसलिए पारित किया गया था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर उसका नियंत्रण स्थापित हो सके। मतलब 1773 का जो अधिनियम था ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया पहला प्रयास था। किस लिए? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण को स्थापित करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चीज तो ये कि 1773 के अधिनियम के जरिए या 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम के जरिए, मतलब इन दोनों अधिनियम को भी अगर हम मिला दें तो वो चीज नहीं हो पाया जो चीज होना था। मतलब इन दोनों अधिनियम के जरिए भी जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर जिस प्रकार का नियंत्रण चाहती थी सरकार, उस प्रकार का नियंत्रण नहीं कर पाई, ठीक है ना। और जब उस प्रकार का नियंत्रण नहीं हो पाया, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो 1784 में जो पिट्स का इंडिया अधिनियम पारित हुआ, इस पिट्स के इंडिया अधिनियम से पहले भी अगर हम देखें तो कुछ घटना घटित हुआ था ब्रिटेन में, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि 1773 के अधिनियम को दोष को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, ठीक है ना। और इसके जरिए भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं हो पाया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज तो ये था कि सरकार ये चाह रही थी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर उसका कंट्रोल हो जाए। और ऐसा परिस्थिति में अगर हम बात करें तो इस समय ब्रिटेन में जो सरकार था ये लॉर्ड नॉर्थ और फोक्स का था। किसका था? लॉर्ड नॉर्थ और फोक्स, ये दोनों का मिला जुला सरकार था, तरह से कह लीजिए गठबंधन सरकार था। अब सबसे बड़ा चीज अगर हम लॉर्ड फोक्स को देखें तो लॉर्ड फोक्स मतलब पिट्स इंडिया अधिनियम से पहले एक विधेयक पारित करता है, ठीक है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और इस अधिनियम का विशेषता यह था कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके व्यापारिक क्रियाकलाप को और राजनीतिक क्रियाकलाप को दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। मतलब कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब अगर हम कंपनी के व्यापारिक अधिकार का बात करें तो सबसे पहला चीज कि कंपनी का जो राजनीतिक अधिकार था ये 7 आयुक्तों के बोर्ड को सौंप देना था। मतलब लॉर्ड फोक्स जो प्रस्तुत किया जो विधेयक, इस विधेयक का प्रोविजन यह था कि कंपनी का जो भी राजनीतिक या सैनिक अधिकार है इसको सौंप देना है 7 आयुक्त के बोर्ड को।
और कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था ये किसको सौंप देना है? तो भाई इसके नियंत्रण में 9 उपनिदेशकों को। मतलब देखिए, लॉर्ड फोक्स के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया, उस विधेयक में कंपनी के व्यापारिक कार्य को और राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। जो कंपनी का राजनीतिक और सैनिक कार्य था हमारा, ये 7 आयुक्त के बोर्ड को सौंप देना था, और कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था हमारा, ये 9 उपनिदेशक को सौंप देना था। मतलब अब एक तरह से अगर हम कह लें कि यहाँ पे अगर ये बिल पारित हो जाता तो होता क्या कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारा, ये इस समय समाप्त हो गया होता, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा चीज तो ये जो बिल जो फोक्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था पार्लियामेंट में, ये बिल पारित नहीं हो पाया, ठीक है ना। और जब पारित नहीं हो पाया तो लॉर्ड नॉर्थ और फोक्स दोनों के मिला जुला सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। ये किसी भारतीय मामले को लेकर ब्रिटेन में सरकार गिरने का पहला और अंतिम अवसर है। मतलब ना इससे पहले कभी सरकार गिरा ब्रिटेन में किसी भारतीय मामले को लेकर, और ना इसके बाद कभी गिरेगा, ठीक है ना। मतलब ये अगर आप यहाँ पे कहना चाहे तो ये पहला और अंतिम अवसर है कि जब किसी भारतीय मामले को लेकर ब्रिटेन में सरकार गिरा हो। इसके पश्चात अगर हम देखें तो 1784 पिट्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है, और पिट्स के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, इसी विधेयक को हम पिट्स का इंडिया अधिनियम या पिट्स का इंडिया एक्ट कहते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि जो पिट्स का इंडिया अधिनियम है हमारा, इस पिट्स के इंडिया अधिनियम का विशेषता क्या है? देखिए, हम पहले भी बता रहे हैं कि फोक्स जो है, उस फोक्स का जो विधेयक प्रस्तुत किया गया, इस विधेयक में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य दोनों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य किसको सौंपना था? 9 उपनिदेशक को, और राजनीतिक कार्य किसको सौंपना था? तो 7 आयुक्त के बोर्ड को, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि भाई यहीं से अगर हम रियल में चल के देखें तो ब्रिटिश सरकार जिस प्रकार से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना चाहती थी 1773 के अधिनियम के जरिए, और वो हो नहीं पाया, ठीक है। और ये जो नियंत्रण स्थापित हुआ ब्रिटिश सरकार का अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ये इसी 1784 के पिट्स के इंडिया अधिनियम के जरिए हुआ। अब 1784 के पिट्स के इंडिया अधिनियम का अगर हम बात करें तो इस अधिनियम का विशेषता क्या कि भाई जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारा, उस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटेन स्थित प्रशासन में एक बड़ा परिवर्तन किया गया, ठीक है। अब यह परिवर्तन किस रूप में था? तो यह परिवर्तन इस रूप में था कि भाई इस अधिनियम के जरिए भी कंपनी के व्यापारिक कार्य को और कंपनी के राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। मतलब एक तरह से कह ले कि भाई फोक्स के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था और जिस प्रकार से कंपनी के और व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग किया गया था, उसी प्रकार का प्रोविजन पिट्स के इंडिया अधिनियम में रखा गया, ठीक है ना। मतलब कंपनी के व्यापारिक कार्य को अलग कर देना है और राजनीतिक कार्य को अलग कर देना है। अब अगर हम कंपनी के राजनीतिक और असैनिक कार्य को देखें, ठीक है ना, तो कंपनी के राजनीतिक और असैनिक कार्य के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है। मतलब कंपनी के राजनीतिक और सैनिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। कहां? ब्रिटेन में। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अगर हम बात करें तो एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और प्रीवी काउंसिल का 4 मेंबर, मतलब टोटल 6 मेंबर होना था। इसमें कितना मेंबर होना था? 6 मेंबर। एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और प्रीवी काउंसिल के द्वारा नियुक्त 4 सदस्य, ठीक है ना। और यही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना हमारा, इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंपनी का जो राजनीतिक दायित्व था या जो कंपनी का राजनीतिक अधिकार था, इसको देखना था। और कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, ये डायरेक्टरों के बोर्ड के अधीन ही छोड़ दिया गया। मतलब देखिए, यहां पे पिट्स के इंडिया अधिनियम के जरिए कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलाप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। जो भी प्रतिबंध लगाया गया किस पर लगाया गया? राजनीतिक क्रियाकलाप पर, ठीक है। और व्यापारिक क्रियाकलाप को जिस प्रकार से पहले चल रहा था ना, ये उसी प्रकार से लगभग छोड़ दिया गया। अब अगर हम यहां पे बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो भी आदेश होता था, ये 3 डायरेक्टर का एक गुप्त समिति बना, और इसी 3 डायरेक्टर के गुप्त समिति के द्वारा, ठीक है ना, ये इसका सभी आदेश भारत तक भेजा जाना था। ये जो परिवर्तन हुआ कहां हुआ? ब्रिटेन में हुआ, ठीक है ना। दूसरा चीज, इससे कुछ परिवर्तन भारत में भी हुआ। जैसे 1773 का जब अधिनियम हम पढ़ा रहे थे, वहां पे क्या बताए थे कि जो बंगाल का गवर्नर था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक
ठीक है ना। मतलब मद्रास और बंबई का जो प्रेसिडेंसी था हमारा किसके अधीन हो गया? बंबई के अधीन, सॉरी बंगाल के अधीन। मतलब बंबई और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी था ये बंगाल के अधीन हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम यहां पे बात करें तो गवर्नर जनरल को व्यवस्था को चलाने के लिए एक काउंसिल बना दिया गया। इस काउंसिल में 4 मेंबर होता था, हम पहले बताए थे। और यहां जो कोरम रखा गया था, कोरम कितना का था? 3 का, ठीक है ना। अब 1784 का जो अधिनियम पारित हुआ हमारा, इस अधिनियम के जरिए भी गवर्नर जनरल को जो भारत का शासन चलाना था एक परिषद के सहयोग से चलाना था। और इस परिषद में 4 के स्थान पर अब 3 सदस्य हो गया। नहीं समझ में आया? मतलब देखिए, ब्रिटेन में जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया, ठीक है। और भारत में जो परिवर्तन हुआ कि भारत में जो शासन चलाना है गवर्नर जनरल को, भाई उसके लिए गवर्नर जनरल होगा और गवर्नर जनरल का एक परिषद होगा। इस परिषद में 1773 के अधिनियम के तहत कुल 4 मेंबर होता था और 1784 का जो अधिनियम बना हमारा, इसमें घटा के इसको 3 कर दिया गया, ठीक है ना। मतलब अब यहां जो 1784 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के जरिए अगर हम बात करें तो कुछ परिवर्तन ब्रिटेन में हुआ और कुछ परिवर्तन भारत में हुआ, ठीक है ना। और ऊपर से अगर हम बात करें कि 1784 का जो फिट्स का इंडिया अधिनियम बना हमारा, ये पहला अधिनियम है जिसके जरिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो पाया। क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था हमारा, ये सरकार के नियंत्रण में काम करता था, ठीक है ना। मतलब ये सरकार के अधीन था। और जब सरकार के अधीन था तो भाई इसके जरिए किसका नियंत्रण हो गया कंपनी पर? सरकार का, ठीक है। अब यहां पे देखिए 2 चीज हुआ। मतलब कंपनी का, भारत में कंपनी का जो व्यापारिक कार्य है ये कौन देख रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कंपनी का राजनीतिक कार्य भारत में कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब अब भारत पर 2 वर्ग का शासन है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है ना। इसी व्यवस्था को हम लोग द्वैध व्यवस्था कहते हैं। यही जो व्यवस्था निर्मित हुआ, यही व्यवस्था क्या कहलाया? द्वैध व्यवस्था। और यह व्यवस्था 1858 तक कंटिन्यू चलता रहा। मतलब इस द्वैध शासन व्यवस्था में जो परिवर्तन आपको दिखाई देगा, यह परिवर्तन अब कहां होगा? 1858 के अधिनियम, ठीक है ना। मतलब 1784 में जो प्रक्रिया शुरू किया गया, उस प्रक्रिया को 1858 तक कंटिन्यू किया गया, ठीक है। अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि 1784 के पिट्स के इंडिया अधिनियम का हम बात करें तो इस पिट्स के इंडिया अधिनियम की और विशेषता क्या था? बोलिए। 2 विशेषता है। पहला विशेषता ये कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में जो क्षेत्र था, उसके लिए पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र का जो शब्द होता है हमारा, इस शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब जो क्षेत्र पहले से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, ठीक है ना, उसको ब्रिटिश कंट्रोल वाला क्षेत्र कहा गया। मतलब वो उस भारत में जो क्षेत्र अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में है, वो रियल में किसके नियंत्रण में है? तो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में है, ठीक है ना। और दूसरा चीज अगर हम कहें तो कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलाप पर इसी अधिनियम के जरिए पहला बार वास्तविक तौर पर नियंत्रण को स्थापित किया गया, ठीक है ना। ऊपर से जैसे हम पहले ही बता रहे थे कि चाहे आपका मद्रास प्रेसिडेंसी हो, चाहे आपका बंबई प्रेसिडेंसी हो, ठीक है ना, ये किसके अधीन हो गया? बंगाल के अधीन। और बंगाल का जो गवर्नर था, ये क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग, पहले भी हम बताए इसके बारे में, भाई बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वारेन हेस्टिंग। यहाँ पे एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। दोनों तरह से सवाल पूछता है कि पहला कौन था और अंतिम कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, ठीक है ना, और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन कहां होगा? 1833 में, जब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। उसके बाद परिवर्तन कहां होगा? 1858 में, जब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन जाएगा। बंगाल का वारेन हेस्टिंग। 1833 का जब अधिनियम पारित होगा तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक।
1858 का अधिनियम जब पारित हुआ, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। सब चीज को ध्यान में रखना है, कब कब किसके किसके शासनकाल में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, यही सवाल पूछता है परीक्षा में। और क्या पूछता है? उस क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र। और दूसरा चीज कि भाई इस अधिनियम के जरिए पहली बार कंपनी के प्रशासन पर कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो दो मेन विशेषता है। चलिए पढ़िए। 80 के अधिनियम का बात करें तो ये जो अधिनियम हमारा पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ये केवल इसलिए पारित किया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मनाया जा सके। मतलब ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये भारत का गवर्नर जनरल बने, ठीक है ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कुछ डिमांड था, ठीक है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का यहाँ पे दो डिमांड था। सबसे पहला डिमांड तो ये था कि भाई गवर्नर जनरल के पास मुख्य सेनापति या कमांडर इन चीफ का भी शक्ति होना चाहिए। मतलब एक ही व्यक्ति में राजनीतिक शक्ति भी होना चाहिए और सैनिक शक्ति भी। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बस इतना बता रहे हैं कि 1786 का जो अधिनियम पारित किया गया, ये केवल इसलिए पारित किया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करने के लिए मनाया जा सके। मतलब ये पारित किसके लिए हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए, ठीक है ना। अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस का बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनना चाहता था, लेकिन तब बनना चाहता था जब उसका डिमांड पूरा हो जाएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का दो डिमांड था। पहला डिमांड ये था कि भाई कमांडर इन चीफ या मुख्य सेनापति का शक्ति भी, ठीक है ना, गवर्नर जनरल में होना चाहिए। और दूसरा मांग उसका ये था कि भाई देखिए, अगर गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब हम पहले बताए कि 1784 का जो पिट्स का इंडिया अधिनियम बना, उसमें भारत का प्रशासन किसको चलाना था? गवर्नर जनरल को। लेकिन गवर्नर जनरल को शासन चलाना कैसे था? तो काउंसिल के सहयोग से। मतलब जो भी निर्णय होना था ये काउंसिल में बहुमत के आधार पर होना था, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि भाई जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था ये चाहता था कि वो वन मैन आर्मी बने। मतलब सारा का सारा जो शक्ति है किसके पास केंद्रित हो? गवर्नर जनरल के पास। मतलब न तो काउंसिल के पास कोई शक्ति हो और न किसी अन्य व्यक्ति के पास हो। मतलब राजनीतिक शक्ति भी मेरे पास हो और सैनिक शक्ति भी मेरे पास हो। दूसरा चीज भाई काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी मेरे पास होना चाहिए। ये दो डिमांड था उसका, और यही दोनों डिमांड को पूरा करने के लिए 1786 का अधिनियम हमारा पारित किया गया। और ये जो अधिनियम पारित हुआ तो इसका जो दो डिमांड था, ये दोनों डिमांड को पूरा कर दिया गया। केवल इसीलिए इस अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है ना। और अधिनियम का अगर हम बात करें तो 1793 के अधिनियम में भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब (1786) के अधिनियम के जरिए जो अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था, ठीक है ना, 1793 के अधिनियम के जरिए वो अधिकार आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। मतलब यहां पे हम बस इतना बताए कि 1786 के अधिनियम के जरिए जो पावर किसको दिया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वो सारा पावर आगे आने वाला सभी गवर्नर जनरल को मिल गया, ठीक है ना। ये पहला विशेषता इसका। दूसरा विशेषता अगर हम कहें तो दूसरा विशेषता ये कि भाई मद्रास और बंबई का जो प्रेसिडेंसी था हमारा, उसके ऊपर कलकत्ता का जो नियंत्रण था, उस कलकत्ता के नियंत्रण को या बंगाल के नियंत्रण को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम का तीसरा विशेषता ये कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अगला 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब अब अगला 20 साल तक भाई भारत के साथ जो व्यापार चलेगा ब्रिटेन का, उस व्यापार पर किसका एक अधिकार होगा? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। तीसरा जो यहां परिवर्तन हुआ, एक परिवर्तन इस रूप में हुआ कि जो कमांडर इन चीफ होता था, ये कमांडर इन चीफ इस अधिनियम से पहले गवर्नर जनरल के परिषद का स्वतः मेंबर बन जाता था।
मतलब जो व्यक्ति भी कमांडर इन चीफ के पोस्ट पर बहाल हुआ, नियुक्त हुआ, वो व्यक्ति अपने आप गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य बन जाएगा। लेकिन इस अधिनियम के जरिए, ठीक है ना, इसको समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कमांडर इन चीफ का नियुक्ति अगर गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य के तौर पर नहीं हुआ है, तो कमांडर इन चीफ स्वतः ही गवर्नर जनरल की परिषद का मेंबर नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, ये सबसे बड़ा परिवर्तन ये कि गवर्नर जनरल और उसके परिषद को जो वेतन मिलने का प्रावधान हुआ, ये कहां से हुआ? भारत से, भारतीय कोष से। ठीक है ना। एक परिवर्तन ये भी था, और तो कुछ है नहीं है।